हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारे इस चैनल पर आपकी तैयारी मजबूत करने के लिए पुराने प्रश्न पत्र जो कि आरपीएससी द्वारा लिए जाते हैं और आरएसएस बोर्ड द्वारा जो लिए जाते हैं, उसमें जो राजस्थान जीके का जो पोर्शन पूछा जाता है उस पोर्शन को अपन हल करते हैं। तो उसी कड़ी में आज एक और नया पेपर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जो बहुत ही शानदार पेपर है। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल था ना, वाकई में आरएस लेवल के जो होते हैं ना, बड़े शानदार क्वेश्चन यानी ज़बरदस्त क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो ज़्यादा टाइम व्यस्त ना करते हुए सीधे ही अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी बेसिन में उत्खात भूमि पाई जाती है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी में पाई जाती है? तो चंबल नदी में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जो कि दिखने में आपको आसानी हो। ये लो, ये हो गया। ठीक है, तो चंबल नदी के बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। तो चंबल नदी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बंगाल की खाड़ी की नदी तंत्र की जो सबसे बड़ी नदी है ना, वो चंबल नदी है पहले। दूसरा मैं आपको बता दूं तो इसे चौंडवती नदी भी कहा जाता है और कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके उद्गम स्थल की मैं बात कर लूँ तो मध्य प्रदेश के जानापाव की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये राजस्थान में चंबल नदी जो प्रवेश करती, कहाँ से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ का जो 84 गढ़ है, चित्तौड़ के 84 गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के 6 जिलों में बहती हुई, ठीक है, मुरादगंज इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना नदी में ये मिल जाती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसकी कुल लंबाई की मैं बात कर लूँ तो 966 किलोमीटर है। कहीं कहीं आपको 1051 भी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो केवल 135 किलोमीटर, ये आपको याद रखना। ठीक है, चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। कितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ मैं आपको कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो चंबल नदी सीमा बनाती है, कितने किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है? तो 241 किलोमीटर। इसके अलावा चंबल नदी बूंदी कोटा और कोटा सवाईमाधोपुर और बूंदी और चित्तौड़गढ़ के मध्य सीमा भी बनाती है। ये भी आपको याद रखना है। इसकी विशेषता के अपन और बात कर लेते हैं, कुछ खास विशेषताओं की। तो मैं बता दूं, चंबल नदी एक तो नित्यवाही यानी 12 मासी नदी है। ठीक है, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और ये नदी जो कि सतही जल की उपलब्धता, जल की उपयोगिता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक नदियां चंबल नदी तंत्र के अंतर्गत आती है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो चंबल नदी में चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात बना हुआ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस पे, कौन सी नदी पे बना हुआ? तो चंबल नदी पे बना हुआ। कौन सी जगह बना हुआ? तो चूलिया जलप्रपात बना चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन बीहड़ उत्खात स्थलाकृति के लिए भी जानी जाती है। चंबल नदी हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी है। चंबल नदी में नवीन जलोढ़ मृदा यानी खादर का विस्तार है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा देखो, ऐसे तथ्य आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जो कि आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। ठीक है, तो देखो, इसको चौंडवती क्यों कहा जाता है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले। ठीक है, तो पौराणिक कथा के अनुसार जो चौंडवती इसको कहा जाता है ना, तो इसके बारे में अपन देखते हैं क्यों कहा जाता है। तो मैं बताता हूँ। प्राचीन काल में चंबल नदी को चौंडवती कहा जाता था क्योंकि महाभारत के अनुसार राजा रंतिदेव चंबल के तट पर अनेक यज्ञ किया करते थे। ठीक है, जिनमें से अनेक पशुओं की बलि दी जाती थी। और रतिदेव के यज्ञों में चंबल नदी के तट पर चर्म राशि यानी बहुत सारे चमड़े, जो पशुओं के जो चमड़े होते हैं ना, वो इकट्ठा हो गए और उसी से इसका नाम चौंडवती पड़ा था। और महाकाव्य महाभारत के अनुसार बात कर ले तो पांचाल साम्राज्य के दक्षिणी सीमा चौंडवती थी, इसलिए यह पांचाल नरेश जो द्रुपद का राज्य था। और लोक कथाओं के अनुसार बात कर ले तो चंबल क्षेत्र कौरवों के मामा शकुनी के राज्य का हिस्सा था। इसी के किनारे कौरवों ने पांडवों के बीच चौसर का खेल खेला गया था। आपको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा देखो, मैं नदियों संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की बात आज आपको बताता हूँ जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। देखो, कुल अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं। चंबल का कुल अफवाह क्षेत्र जो है ना, वो अपन क्षेत्रफल में बात करें तो कितना, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो क्षेत्रफल में अपन बात कर लेते हैं इसकी, तो 72,032। ठीक है, और प्रतिशत में बात कर ले तो 20.90% में। ये पिछले एक पेपर जो मैंने करवाया था उसमें ये पूछा गया था कि कुल अफवाह क्षेत्र चंबल का कितना, तो 20%, 20.90%। जबकि लूनी नदी की बात कर ले तो लूनी नदी का जो प्रतिशत है वो 10.41 है। ठीक है, कहीं कहीं आपको 10.40 भी मिल जाएगा, लेकिन 10.41 अफवाह क्षेत्र है। जबकि माही नदी की मैं बात कर लेता हूँ
तो माही नदी का जो अपवाद तंत्र है ना वो कितना है, तो माही नदी का जो अपवाद तंत्र है प्रतिशत में वो 4.80 है। कितना है, 4.80 है। जबकि मैं साबरमती नदी की बात कर लूँ तो 1% है, कितना, 1% है। और बनास नदी की बात कर लूँ तो 0.90% है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्य आपको बताता हूँ जो कि नदियों से रिलेटेड है राजस्थान की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सतही जल की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का जो क्रम है। सबसे पहले कौन सी नदी आती है, सबसे पहले आती है चंबल नदी। चंबल नदी के बाद कौन सी नदी आती है, चंबल नदी के बाद जो आती है आपकी बनास नदी आ जाएगी। बनास नदी के बाद आपकी माही नदी आ जाएगी। माही नदी के बाद आपकी जो आएगी वो लूनी नदी आएगी। ठीक है, ये जो मैंने आपको क्रम बताया किसकी तरह से, सतही जल की दृष्टि से। सर्वाधिक सतही जल चंबल में, फिर आपका बनास हो जाएगा, फिर आपका माही, फिर आपका लूनी। इसी तरह से मैं बात करता हूँ तो जल की उपलब्धता की दृष्टि से जो नदियों का सही क्रम है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जल की उपलब्धता की दृष्टि से मैं बात कर लूँ तो सबसे पहला हो जाएगा चंबल। चंबल के बाद फिर आपकी बनास हो जाएगी। बनास के बाद फिर आपकी माही हो जाएगी। माही के बाद फिर मैं बात कर लूँ तो आपकी लूनी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, भी लूनी नदी हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जल की उपयोगिता की दृष्टि से। तो सबसे पहले आपकी चंबल, चंबल के बाद फिर आपकी बनास, बनास के बाद फिर आपकी माही, माही के बाद फिर आपकी साबरमती होगी। ठीक है, याद रखना इसमें चेंजेस हो गया। देखो जल की उपलब्धता की दृष्टि से लूनी नदी आ रही थी चौथे स्थान पर, जबकि जल की उपयोगिता की दृष्टि से चौथे नंबर पर आ रही साबरमती नदी। अब अपन बात कर लेते हैं जल ग्रहण की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा अपने सबसे पहले जो आएगी बनास, बनास के बाद फिर आएगी आपकी लूनी, लूनी के बाद फिर आएगी आपकी चंबल, चंबल के बाद जो फिर आपकी आएगी कौन सी, माही नदी आएगी। ठीक है, इसका तो क्रम बिल्कुल ही बदल गया। ठीक है भाई, राजस्थान में जल ग्रहण की दृष्टि से नदियों का अगर क्रम देखें तो सबसे पहले बनास, बनास के बाद आपकी लूनी, लूनी के बाद चंबल, चंबल के बाद आपकी माही नदी आती है। इसके अलावा देखो मैं जलप्रपात की बात कर लूँ राजस्थान में तो देखो चूलिया जलप्रपात जो कि आपका चंबल नदी पे बना हुआ चित्तौड़गढ़ में। मैनाल जलप्रपात जो कि आपका मैनाल नदी पे बना हुआ भीलवाड़ा में। जबकि भीमलत जलप्रपात की बात कर लूँ तो ये मांगली नदी पे बना हुआ बूंदी पर। इसके अलावा देखो मैं त्रिवेणी संगम भी आपको बता ही देता हूँ। देखो बेणेश्वर धाम पे जो त्रिवेणी संगम बनता है डूंगरपुर वाला, कौन कौन सी नदी बनती है, सोम, माही, जाखम, सोम, माही, जाखम। जबकि बिगोद भीलवाड़ा में एक त्रिवेणी संगम बनता है तो कौन कौन सी नदी मिलती है, बनास, बेडच, मैनाल। ये सवाल 2016 के पटवारी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, बिगोद भीलवाड़ा वाला जो त्रिवेणी संगम है ये पूछा गया था, बनास, बेडच, मैनाल। इसके अलावा टोंक के देवली में एक और त्रिवेणी संगम बनता है, कौन सा, बनास, खारी और डाई, बनास, खारी, डाई नदी। इसके अलावा सवाई माधोपुर के रामेश्वर में भी एक आपका कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है, एक त्रिवेणी संगम बनता है, कौन सा, बनास, चंबल और सीप। यानी अब इसमें देखें ना तो राजस्थान में 4 त्रिवेणी संगम है, उसमें से 3 तो बनास नदी त्रिवेणी संगम बना रही है, एक अपना जो कि दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है माही नदी बनाती है, माही, सोम, जाखम। ठीक है, और इसके अलावा और तथ्यों की अगर अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट तथ्यों की अगर बात करते हैं तो देखो मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान में जो जल दुर्ग है कौन कौन सी नदी के किनारे या तट पे बने हुए। देखो घाघरोन के दुर्ग की मैं बात कर लेता हूँ। घाघरोन का दुर्ग जो है काली सिंध और आहू नदी पे बना हुआ है। एक आपका मनोहर थाना दुर्ग हो जाएगा, मनोहर थाना जो दुर्ग है वो काली सिंध और परवन नदी के तट पे बना हुआ। जबकि बेसरोडगढ़ दुर्ग की मैं बात कर लूँ तो चंबल और बामनी के तट पे बना हुआ। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मैं बात कर लेता हूँ तो बेडच और गंभीरी नदी के तट पे बना हुआ। जबकि मैं शेरगढ़ या कोशावर्धन दुर्ग की बात कर लूँ तो परवन नदी 12 में बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। सारी जितनी भी रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई लेवल की जो इनकी जो जानकारी है वो मैंने आपको दे दी है। ये बिल्कुल आप अपने नोट्स में ऐड करना। मैं कह रहा हूँ कि जो आने वाले आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं, आपका सीईटी हो, आपका पटवार, आपका वीडियो हो, एलडीसी हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, आरएस वाला एग्ज़ाम हो, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हो, फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो या थर्ड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हो, उसमें आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़िए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। देखो शानदार जानकारी मैं इस सवाल में आपको देने वाला हूँ, ज़बरदस्त सवाल है आपका। थार के मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पैराबोलिक क्या होता है। तो पैराबोलिक जो होता है बालू का स्तूप होता है भाई। पैराबोलिक क्या होता है, बालू का स्तूप। अब सर ये बालू का स्तूप क्या होता है, तो बालू का स्तूप क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जो मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाओं द्वारा रेत का जमाव करना बालू का स्तूप कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, बालू का स्तूप कहलाता है। इसके अलावा देखो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता हूँ जो शायद आपको किसी ने ना बताई हो। बड़ी अच्छी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बालू का स्तूप है ना, बालू का स्तूप का जो वर्गीकरण किया था किसने किया था, सर्वप्रथम मैं बात कर लूँ तो वेगनोल्ड महोदय ने किया था। किसने किया था भाई, वेगनोल्ड महोदय ने किया था। ठीक है, आपको याद रखना किसने किया, वेगनोल्ड महोदय ने कब किया था। ये एग्जाम में कभी सवाल पूछा नहीं गया लेकिन अब पूछा जाएगा कि भाई
बालू का स्तूप का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? वैग्नोल्ड महोदय ने किया। कब किया? 1933 में किया था, ठीक है। और वैग्नोल्ड महोदय ने केवल 2 प्रकार के बालू का स्तूप बताए। कौन कौन से बताए तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। पहला वाला आपका जो था बरखान, पहला कौन सा बताया आपको? बरखान। दूसरा जो आपका बताया वो सीफ बताया, ठीक है। 2 प्रकार के बताए। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो दूसरी बार जो बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया गया था वो हैकी महोदय के द्वारा किया गया था। किस महोदय के द्वारा किया गया था? हैकी महोदय के द्वारा, ठीक है। हैकी महोदय ने दूसरी बार बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया। कब किया? इन 1941 में किया था। कब किया था? 1941 में किया था। कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में बांटा, आपको याद रखना। पहला भाग आपका हो जाएगा अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, दूसरा आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, तीसरा जो आपका जो सवाल में पूछा गया था पैराबोलिक बालू का स्तूप, ठीक है। क्लियर हो गया आपका? अब मैं जो बालू का स्तूप का जो तीसरा वर्गीकरण किया वो किसने किया था वो आपको मैं बता देता हूँ। मैकी महोदय ने किया था, ठीक है। किसने किया था? मैकी महोदय ने। मैकी महोदय ने कब किया था? तो 1979 में किया था, ठीक है। और इन्होंने जो बालू का स्तूप के जो प्रकार बताए थे, 8 बालू का स्तूप बताए थे। कितने? 8। सबसे पहला अनुदैर्ध्य, फिर आपका अनुप्रस्थ, फिर आपका बरखान बालू का स्तूप, फिर आपका तारा बालू का स्तूप, फिर आपका सब्र काफिज बालू का स्तूप, फिर नेटवर्क बालू का स्तूप, फिर आपका अवरोधी बालू का स्तूप, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के एक अपना पैराबोलिक बालू का स्तूप, तो 8 प्रकार के आपको जो बालू का स्तूप के बारे में बताया मैकी महोदय ने। वापस से बताता हूँ, सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था? वैग्नोल्ड महोदय ने 1933 में। और दूसरी बार जो बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया था वो हैकी महोदय ने किया था 1941 में। और तीसरी बार जो किया था वो मैकी महोदय ने किया था 1979 में, जो कि 8 प्रकार के बालू का स्तूप आपको बताए थे। अब अपन इन बालू का स्तूपों के बारे में देख लेते हैं कि ये बालू का स्तूप जो है राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह के बालू का स्तूप होते हैं। तो चलते हैं अपन सीधा ही, मैं सबसे पहले जो बात कर लेता हूँ किस बालू का स्तूप के बारे में अपन देख लेते हो सारा। तो पहला अपना जो बालू का स्तूप है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। पहला जो अपना बालू का स्तूप है वो अपना बालू का स्तूप कौन सा है? तो ये बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। देखो, अनुदैर्ध्य जो बालू का स्तूप है ना, इसे पवनानुवर्ती कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो मैं आपको बताता हूँ इसकी परिभाषा। मरुस्थलीय तेतन हवा के जो समानांतर रहते हैं बिल्कुल अनुरूप, ठीक है, जिन बालू का स्तूप का निर्माण होता है वह पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। तो सामान्यतः इनकी जो ऊंचाई होती है ना वो 10 से 60 मीटर की इनकी ऊंचाई होती है। ये मुख्य रूप से जैसे आपके कहाँ पाए जाते थे? जैसलमेर और बाड़मेर के इलाके में ये पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ अनुप्रस्थ बालू का स्तूप किसे कहा जाता है? तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो होते हैं वो बालू का स्तूप हवा के लंबवत यानी समकोण पर बनते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप क्या होते हैं? वे बालू का स्तूप जो हवाओं के लंबवत या समकोण पर बनते हैं उन्हें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है, ठीक है। और ये भी अपने कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर इनकी जो संभावना है वो बीकानेर में पाए जाते हैं और जैसलमेर में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ बरखान बालू का स्तूप की। देखो, बरखान बालू का स्तूप जो है मरुस्थलीय क्षेत्र में हवा के द्वारा अर्धचंद्राकार रेत के जो टीले बनाए जाते हैं, देखो इस आकार का होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये इस आकार का, ठीक है, ये इस आकार के जो टीले बनते हैं हवा की वजह से उन्हें बरखान बालू का स्तूप कहा जाता है, ठीक है। और इन्हें पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का एक प्रकार भी कहा जा सकता है, बरखान बालू का स्तूप को। और सर्वाधिक बरखान बालू का स्तूप जो पाए जाते हैं वो जोधपुर जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? जोधपुर जिले में सर्वाधिक बरखान पाए जाते हैं। और सर्वाधिक विनाशकारी भी जो बालू का स्तूप होते हैं ना वो बरखान बालू का स्तूप होते हैं, क्योंकि ये गतिशील होते हैं, अत्यधिक गतिशील होते हैं और मानव के लिए सर्वाधिक हानिकारक जो बालू का स्तूप होते हैं वो बरखान बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन सीफ बालू का स्तूप। सीफ बालू का स्तूप जो होता है बरखान का एक प्रकार होता है। जैसे ये बरखान होता है, बरखान की जो एक भुजा होती है ना वो बढ़ जाती है, उसे सीफ बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। वापस से मैं बताता हूँ, जब हवा चलती है तो बरखान की एक भुजा आगे की तरफ खिसक जाती है, समाप्त हो जाती है। शेष बची हुई जो भुजा रह जाती है उसे बरखान यानी सीफ बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? इसके बाद अपन बात कर लेते हैं तारा बालू का स्तूप। अनियतवाही पवनों द्वारा जो हम्मादा मरुस्थल है ना, अपना हम्मादा मरुस्थल जो कि पोखरण, फलोदी और बाड़मेर के उधर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हम्मादा है जो कि पथरीला जो मरुस्थल है अपना हम्मादा को ढकने के क्रम में जो तारानुमी बालू का स्तूप का जो निर्माण होता है तारा की आकृति के अंदर, उसे तारा बालू का स्तूप कहा जाता है, ठीक है। ये जैसलमेर के पोखरण और श्री गंगानगर के सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, जैसे कि आपको सवाल में पूछा गया था पैराबोलिक बालू का स्तूप। ये मरुस्थलीय क्षेत्र में एक हेयरपिन होती है, जो महिलाओं की हेयरपिन की आकृति के बालू का स्तूप होते हैं, उन्हें पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। ये लगभग पूरे मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप क्या होता है? देखो मैं ये भी बता देता हूँ आपको। पहाड़ी अवरोध के निकट जो बालू का स्तूप बन जाते हैं उन्हें अवरोधी बालू का स्तूप कहा जाता है। ये मुख्य रूप से अजमेर जिले के पुष्कर में, बूढ़ा पुष्कर और ब्यावर जिले में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपके नेटवर्क बालू का स्तूप।
नेटवर्क बालुका स्तूप जो होते हैं एक लंबी श्रेणी में बने होते हैं, ठीक है। एक विशाल श्रेणी से लंबी दूरी तक बालुका स्तूपों का जो जमाव होता है उसे नेटवर्क बालुका स्तूप कहा जाता है। ये अपने देखो शेखावटी क्षेत्र से हरियाणा तक फैला हुआ है। कहाँ तक? हरियाणा तक फैला हुआ है। एक अपना होता है सब्र काफिज, ये बार बार एग्जाम पूछ जाते। देखो सब्र काफिज क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। सब्र काफिज, ठीक है। ये देखो छोटी छोटी जो झाड़ियाँ होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियों की वजह से जो मिट्टी आ जाती है उसे सब्र काफिज बालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। सब्र काफिज बालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। तो ये अपने बालुका स्तूप हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। तो अगले मैं बालुका स्तूप के बारे में बात कर लेता हूँ, अगले क्वेश्चन के बारे में, सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपके, राजस्थान में बाढ़ का प्रकोप मुख्यतः घग्गर नदी की घाटी के किन किन क्षेत्रों में देखा जा सकता है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं अपन। तो सूरतगढ़ में भी देखा जा सकता है, बोरपाल में भी देखा जा सकता है, माने कैथर में भी देखा जा सकता है, लेकिन खंडेला में नहीं देखते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, आपका जो सही आंसर हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब घग्गर नदी के बारे में अपन कुछ बात कर लेते हैं। तो घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश के हिमालय पर्वत की शिवालिक की कालका पहाड़ी से होता है, ये आपको याद रखना। ये हिमालय में बहने के पश्चात पंजाब हरियाणा में बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील में तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है और भटनेर में विलुप्त हो जाती है। या ये नदी जब वर्षा अधिक होती है तो इसका पानी अनूपगढ़ तक पहुंच जाता है। जो जब ये उफान मारती है तो इसका पानी पाकिस्तान के बहावलपुर के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, ठीक है। और वर्तमान में फोर्ट अब्बास बहावल नगर जिले के अंदर पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और मैं बता दूं तो घग्गर नदी को देखो सरस्वती नदी, द्रेसद्वती नदी, नट नदी, नाली नदी, मृत नदी, सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है। देखो सोतर नदी तो कहते हैं घग्गर नदी को, जबकि सोता नदी किसे कहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, सोता नदी किसे कहते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं तो वैदिक काल में घग्गर नदी को जो है सरस्वती या द्रेसद्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो सरस्वती नदी यानी घग्गर नदी के बहने के कारण जिस नदी का नाम जो नाली के रूप में बहती है इसी कारण इसे नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उद्गम स्थल पर कभी विलुप्त होने और कभी प्रवाहित होने के कारण इसे नट नदी के नाम से भी जाना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भटनेर के मैदान में विलुप्त होने के कारण इसे मृत नदी के नाम से जाना जाता है। अब आपको अगर पूछ लें कि राजस्थान का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, तो राजस्थान का जो शोक कहा जाता है वो घग्गर नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को कहा जाता है? राजस्थान का जो शोक कहा जाता है वो घग्गर नदी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं और बात कर लूँ तो देखो घग्गर नदी एकमात्र नदी है जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करना कि घग्गर नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्तर दिशा से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में हिमालय का जल लाने वाली भी एकमात्र ही नदी है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो पाकिस्तान में इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसे हकरा के नाम से जाना जाता है। और हनुमानगढ़ में से नदी के किनारे रंगमहल काली कबंगा सभ्यता का विकास हुआ। इसके अलावा भटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ शहर, तलवाड़ा झील इसी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा घग्गर नदी राजस्थान में प्रवाहित होने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। कौन सी नदी? राजस्थान में बहने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो ये सवाल अगर एग्जाम में बन जाता है तो शायद ही बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, वो घग्गर नदी है। कौन सी? घग्गर नदी। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जो कि गंगानगर के जो शहर है जो इसी नदी के किनारे स्थित है भी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो हरियाणा में इस नदी के बनावली सभ्यता और ओटू झील का जो निर्माण है वो इसी नदी के किनारे है। इसके अलावा घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो घग्गर नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 465 किलोमीटर है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल आपके सामने है। 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे क्या नाम दिया गया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या नाम दिया गया भाई? खैराबाद इसका नाम दिया गया था, ठीक है। सिवाना को जब जीत लिया अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम खैराबाद रखा था। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं, ये कब हुआ था भाई? 1308 के अंदर जब सिवाना पर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, सिवाना का गढ़ पर आक्रमण किया। इसके बाद खिलजी का जो सेनापति था ना वो कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। तो खिलजी का जो सेनापति था वो कमालुद्दीन गुर्ग था भाई। कौन था? कमालुद्दीन गुर्ग। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। तो कमालुद्दीन गुर्ग ने यहाँ के परमार शासक यानी वीर सातल देव के काल में किले को घेर लिया। तो यहाँ तक के शासक शीतल देव यानी सातल देव ने सोमेश्वर ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का प्रतिरोध भी किया। सोमेश्वर इनका सेनापति था। खिलजी ने सिवाना को जीतकर इसका नाम फिर खैराबाद कर दिया और उस समय का ये
पहला जौहर था, ठीक है, सिवाना का जो पहला जौहर था, ठीक है, 1308 के। जबकि राजस्थान के पहले जौहर की मैं बात कर लूँ या पहले साखे की मैं बात कर लूँ तो कौन सा था, तो वो अपना रणथंभौर वाला था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो चित्तौड़गढ़ को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा था, तो चित्तौड़गढ़ को जीता था 1303 में, नाम क्या रखा था, खिजराबाद, ठीक है। इसके अलावा जालौर को 1311 में जीतकर उसका नाम क्या रखा था, तो जलालाबाद उसका नाम रखा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मेवाड़ के उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत कम कैंडिडेट को आता होगा, जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी ना, बिल्कुल घोट रखा होगा राजस्थान जी को वही इस सवाल को कर सकता, अन्यथा दूसरे के बस की बात नहीं है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसने दी थी, तो महाराणा उदय सिंह ने दी थी। किसने दी थी भाई, महाराणा उदय सिंह ने। तो महाराणा उदय सिंह की अपन बात कर ही लेते हैं। इनका जो रूलिंग पीरियड था ना वो 1537 से लेकर 1572 तक था, ठीक है। इसके बाद में कह दूँ तो 1537 में कुछ सरदार थे जिन्हें मेवाड़ का स्वामी मानकर कुंभलगढ़ में इनका राज्य अभिषेक भी कर लिया था। फिर उदय सिंह ने सेना एकत्रित कर कुंभलगढ़ में चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई कर दी। इस समय बनवीर मारा गया था। 1540 में ही उदय सिंह अपने पैतृक राज्य का स्वामी बना था। तो रियल जो इसका रूलिंग पीरियड माना जाता है वो 1540 से 1572 माना जाता है। फिर 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की नींव डाली थी। किसकी नींव डाली थी, उदयपुर की नींव डाली थी, ठीक है। अब इसी श्रेणी में इनके कार्यकाल में मैं बात कर लूँ, मुगल बादशाह का जो अकबर का आक्रमण हुआ था वो 23 अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ किले पर अकबर ने आक्रमण कर दिया। महाराणा उदय सिंह मालवा के पच्चूत शासक राज बहादुर को यह शरण देकर अकबर के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करने का अवसर प्रदान कर दिया। महाराणा उदय सिंह जयमल और रावत फत्ता को सेनाध्यक्ष नियुक्त कर सरदारों के साथ मेवाड़ की पहाड़ियों में चले गए और अकबर से युद्ध में जयमल और कल्ला राठौड़, हनुमान पोल और भैरव पोल के बीच फत्ता राम पोल के बीच वीर गति को प्राप्त हो गए। यानी जो वीर गति को प्राप्त हो, एक तो जयमल, एक कल्ला राठौड़ और एक अपना कौन था भाई, एक फत्ता, ये जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसलिए राजपूत स्त्रियों ने यह जौहर भी किया था। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने इस किले का अधिकार कर लिया। ये सवाल पूछा हुआ कि भाई कब अधिकार किया था, तो 25 फरवरी 1568 को, ठीक है। और ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा था। जयमल और फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने आगरा जाने पर हाथियों से चढ़ी उनकी पाषाण मूर्ति बनाकर किले के द्वार पर खड़ी करवा दी थी, ठीक है। और महाराणा उदय सिंह का जो निधन हो गया था वो 28 फरवरी 1572 को गोलकुंडा में होली के दिन इनका निधन हुआ था। ये सवाल भी पूछा है कि मेवाड़ के कौन से महाराणा का निधन होली के दिन हुआ था, तो वो महाराणा उदय सिंह का जो निधन है वो होली के दिन हुआ वो था, और यही उनकी गोगुंदा के अंदर छतरी बनी हुई है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार सवाल है। ये भी सवाल बहुत रेयर केस में ही बच्चों को आता होगा। देखो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सवाल क्या, जोधपुर के किस राजकीय व्यक्ति को भागवत कथा पर आधारित गज उद्धार ग्रंथ की रचना का श्रेय है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल महाराजा अजीत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा अजीत सिंह की मैं बात कर लूँ तो 1679 से लेकर 1624 तक इनका कार्यकाल था, और इनके बारे में अपन कुछ बात कर ही लेते हैं, ठीक है। तो देखो इनके बारे में बता देता हूँ, इनका जो पूरा कार्यकाल था क्या था, इनके बारे में पूरा अपन पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। देखो बात है जब मुकुंदास खींची और गोरादाई के साथ मिलकर दुर्गादास ने राठौड़ महाराजा अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ आए थे। महाराजा अजीत सिंह कालिंदी गांव नाम में जयदिंग पुरोहित के घर पे रखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है सवाल कि महाराणा अजीत सिंह जब औरंगजेब इनको लेना चाहते थे, तब औरंगजेब जब इनको लेना चाहते थे तो इनको कौन से गांव में और किसने शरण दी थी महाराजा अजीत सिंह को, तो कालिंदी नामक गांव के अंदर जयदेव पुरोहित के घर पर इनको रखा गया था, ठीक है। कालिंदी गांव कहाँ पड़ता था, सिरोही में पड़ता था उस समय, ठीक है। इसके अलावा औरंगजेब जो था ना, अजीत सिंह का नाम बदलकर क्या रखना चाहता था, मोहम्मदी राज इनका नाम रखना चाहता था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को समर्थन दिया। 1308 में देबारी समझौते के बाद महाराजा अजीत सिंह मारवाड़ का राजा बना, और महाराजा अजीत सिंह के बड़े बेटे अभिषेक के कहने पर छोटे बेटे बख्त सिंह ने अपने महाराज अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। ये देखो दूसरे मारवाड़ का जो पितृहंता शासक है वो कौन है, पहला था मालदेव, दूसरा था बख्त सिंह, ये भी आपको याद रखना। महाराजा अजीत सिंह के अंतिम संस्कार में कई पशु और पक्षी जलकर मर गए थे, ये भी आपको याद रखना। क्यों जलकर मर गए थे, क्योंकि बहुत सारी आग लगाई थी
क्योंकि लंबे चौड़े एक जो होता है ना भाई, लगभग 500 मीटर के दायरे में लगे थे। तो जो आसमान में उड़ने वाले जो पक्षी थे, वो जो राख थी और जो जलन थी हवा के अंदर जो गर्म हो गई थी, उसकी वजह से कई सारे और पक्षी भी मारे गए थे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको। इनकी अजीत सिंह की जो बेटी थी उसका नाम था इंद्र कुंवरी। महाराजा अजीत सिंह ने अपनी बेटी जो इंद्र कुंवरी थी ना, उसका जो विवाह किया था वो किससे किया था? तो मुगल बादशाह फर्रुख सियर से किया था। किससे किया था? फर्रुख सियर से। और इंद्र कुंवरी अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसका विवाह किसी मुगल बादशाह के साथ किया गया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपको याद रखना। इसके अलावा देखो एक इनसे जुड़ा हुआ तथ्य है गोराधाई। कौन सा? गोराधाई। महाराजा अजीत सिंह का पालन पोषण करने वाली जिसकी कौन थी? तो वो गोराधाई थी। गोराधाई को मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहा जाता है। गोराधाई के नाम पर मारवाड़ का जो राष्ट्रगान है वो धूसो गाया जाता है। ठीक है, गोराधाई की जो छतरी स्थित है जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ देखो इनके काल की। तो इनके काल से एक और बातें जुड़ी हुई जो मैं आपको बता देता हूँ, जिनका संबंध दुर्गादास राठौड़ से। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ दुर्गादास राठौड़ के बारे में। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ का जो जन्म हुआ राजस्थान के जोधपुर के सालवा नामक स्थान पर हुआ था। इनका पिता का नाम आस्करण, माता का नाम नेत कंवर था। लूणवा यानी दुर्गादास राठौड़ की मैं बात कर लूँ तो जो जोधपुर की लूणवा की जागीर इनके पास थी। ठीक है, दुर्गादास राठौड़ महाराजा अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास ने मुगलों के खिलाफ 1678 से 1608 तक लगातार 30 वर्षों तक संघर्ष किया था। ठीक है, और महाराजा अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया था। देखो, एक तो मुगलों से बचाया था अजीत सिंह को, और बाद में अजीत सिंह ने ही दुर्गादास राठौड़ को देश से निकाला दे दिया था। ठीक है, इसीलिए कान का कच्चा कहा जाता है महाराजा अजीत सिंह को। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने कहा था। दुर्गादास राठौड़ की मैं बात कर लूँ तो इसे राठौड़ों का यूलिसिस भी कहा जाता है, राजपुताने का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है, और मारवाड़ का अनबिंदिया मोती भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना। देखो, राठौड़ों का यूलिसिस कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, जबकि राजपुताना का जो गैरीबाल्डी है, दुर्गादास राठौड़ को राजपुताना का गैरीबाल्डी कहा गया। ठीक है, और अनबिंदिया मोती भी कहा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना। इसके संबंधित जो सारे तथ्य थे मैंने आपसे शेयर कर लिए। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा BWHW। ठीक है, मैं बार बार आपको कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बताता हूँ, अब तक तो शायद आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ये अपना शुष्क रेतीला मैदान हो जाएगा, ये अर्ध शुष्क मैदान हो जाएगा, ये आपकी अरावली जा रही पास में से। ठीक है, और ये आपका हाड़ौती का पठार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो ये आपका सिरोही हो जाएगा, ये अपना दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर और बांसवाड़ा हो जाएगा। तो देखो, जो शुष्क रेतीला मैदान है, ठीक है, ये जो है यहाँ जो जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार वो BWHW, जिसमें गंगानगर भी शामिल है, जैसलमेर भी शामिल है, बीकानेर भी शामिल है, और हनुमानगढ़ भी शामिल है, और थोड़ा सा जोधपुर का पार्ट इसमें शामिल है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ BSHW, ये अर्ध शुष्क रेतीले मैदान में पाई जाती है। BSHW प्रकार की जो जलवायु पाई जाती है जालोर, शेखावटी क्षेत्र, नागौर और आपका जोधपुर, पाली या पाई जाती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ AW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? आपके देखो, हाड़ौती के कोटा झालावाड़ में, दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में। इसके अलावा माउंट आबू, सिरोही में AW प्रकार की पाई जाती है। और पूर्वी मैदान में जो जलवायु पाई जाती है वो CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा देखो, मैं राजस्थान की जो जलवायु 5 भागों में बांटी जाती है, आपको वापस से बताता हूँ मैं। ठीक है, राजस्थान की जो जलवायु है कोपेन के अनुसार तो 4 भागों में, और वैसे राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब देखो, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ शुष्क जलवायु प्रदेश। ये जो शुष्क जलवायु प्रदेश जो पाई जाती है ना, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई जाती है। ठीक है, इसमें देखो जैसलमेर आ जाता है आपका, हल्का सा बाड़मेर है, बीकानेर है, थोड़ा सा आपका गंगानगर है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की। अर्ध शुष्क जो जलवायु प्रदेश है आपको कौन से जिलों में पाई जाती है? बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और थोड़ा सा गंगानगर का अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ उपाद्र जलवायु प्रदेश, तो उपाद्र जलवायु प्रदेश अरावली के आसपास के जो जिले हैं कौन कौन से? अपना सिरोही हो गया, पाली हो गया, अजमेर हो गया, जयपुर, दौसा, अलवर या अब आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आर्द्र जलवायु प्रदेश, तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में आपका उदयपुर आ जाएगा। उदयपुर के अलावा चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर जो आती है वो आर्द्र जलवायु में आ जाती है। इसके अलावा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात कर लूँ तो बारा, झालावाड़ और थोड़ा सा कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के अंदर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश
के जो ज़िले हैं वो है, ठीक है। अति आर्द्र जो जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं वो इन जिलों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस, इसके जो महत्वपूर्ण, चलो इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपन बात कर ही लेते हैं। जैसे राजस्थान में मैं बात कर लूँ, सबसे गर्म महीना कौन सा है, तो मई है। उसके बाद सबसे ज़्यादा गर्म जो है वो जून है, ठीक है। गर्म महीने दो ही, एक तो मई और जून। सबसे ज़्यादा गर्म जून हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ठंडा आपका कौन सा हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा। राजस्थान का सबसे गर्म व सबसे ठंडा जिला कौन सा हो जाएगा, चूरू हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ है, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर जैसलमेर में। जबकि वार्षिक तापांतर की मैं बात कर लूँ तो चूरू में, ठीक है। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा मैं और तथ्यों की बात कर लेता हूँ। देखो, राजस्थान में वर्षा की जो मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर घटती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि राजस्थान की वर्षा की मात्रा का घटते हुए रूप की कौन सी दिशा में, तो दक्षिणी पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। अरब सागरीय मानसूनी हवाएं राज्य के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी जिलों में पर्याप्त वर्षा हो जाती है। इसके अलावा राज्य में होने वाली कुल वर्षा की मात्रा का 34% जुलाई माह में होता है और 33% अगस्त माह में होता है। जिला स्तर पर सबसे ज़्यादा जो बरसात होती है वो झालावाड़ में होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर। और जिला स्तर पर सबसे कम जो बरसात होती है वो जैसलमेर में, लगभग 10 सेंटीमीटर। राजस्थान में होने वाले वर्षों की जो बरसात के होने वाले दिनों की जो औसत संख्या वो 29 है भाई। पूरे साल में जो बरसात होती है केवल 29 दिन होती है। वर्षा के दिनों की सर्वाधिक बात कर लो तो झालावाड़ में 40 दिनों तक होते हैं। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला वो बांसवाड़ा, लगभग 38 दिनों तक बरसात होती है, आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ, सबसे कम जो बरसात होती है वो जैसलमेर में होती है। कितने, केवल 5 दिन बरसात होती है। 365 दिनों में से केवल 5 दिन बरसात होती है जैसलमेर में। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात कर लूँ तो माउंट आबू है, लगभग 150 सेंटीमीटर बरसात होती है। और यहीं पर वर्षा के जो सर्वाधिक दिन है वो 48। पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात जो होती है 48 दिन वो माउंट आबू में होती है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो वर्षा के दिनों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता अप्रैल में, सबसे अधिक आर्द्रता अगस्त में होती है। और राजस्थान में सबसे कम तापमान अक्टूबर माह में रहता है, ठीक है। और सबसे कम वर्षा वाले स्थान की बात कर ले तो सैम जैसलमेर है, 5 सेंटीमीटर बरसात होती है, ठीक है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट तथ्य की बात कर लेते हैं अपन। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जो जिला है वो जयपुर है। सबसे ज़्यादा जो ओला का होता है वो जयपुर में, ठीक है। और मार्च अप्रैल में सबसे ज़्यादा ओलावृष्टि होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो हवाओं की जो सबसे तेज गति होती है कौन से माह में होती है, जून माह में होती है। जबकि हवाओं की सबसे मंद गति जो होती है वो नवंबर माह में होती है, ठीक है। आंधियों की बात कर लेता हूँ मैं, तो आंधियाँ सर्वाधिक जो होती है वो गंगानगर में आती है। 27 दिन तक, औसत 27 दिन तक जो आंधियाँ आती है गंगानगर में। सबसे कम और न्यूनतम आंधियाँ झालावाड़ में केवल 3 दिन तक आती है। कब आती है, केवल 3 दिन तक आती है। तो ये इंपॉर्टेंट जो भी तथ्य थे जलवायु से मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। भोराट का पठार स्थित है, तो भोराट का जो पठार स्थित है वो कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है। जबकि राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार की बात कर लूँ तो उरिया का पठार है। दूसरे नंबर पर आपका आबू का पठार आता है। तीसरे नंबर पर आपका भोराट का पठार आता है, ठीक है। इनके कुछ संबंधों की मैं बात कर लूँ तो देखो, ऊपरमाल का जो पठार है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ, तो बसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ। और ये जो पठार है जो मालवा के पठार का हिस्सा है, ऊपरमाल का पठार। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पे बना हुआ, तो मेसा के पठार पे बना हुआ। कौन से पठार पे बना हुआ, मेसा के पठार पे बना हुआ। इसके अलावा मैं आपसे बात कर लूँ कि रामगढ़ पहाड़ी का संबंध कौन से पठार से है, तो आपको याद रखना हाड़ौती के पठार से रामगढ़ पहाड़ी का संबंध है। इसके अलावा मैं और क्वेश्चन की बात कर लूँ तो कौन सा पठार आबू के नज़दीक है जहाँ गुरु शिखर चोटी स्थित है, तो कौन सा पठार है, वो उड़िया का पठार या उड़िया का पठार, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। लसाड़िया का पठार राजस्थान का जो सबसे कटाफटा पठार है वो कौन से जिले में है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर जिले में। कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। इसके अलावा मैं बात कर लूँ कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन से जिले में है, तो आपका सिरोही जिले में, क्योंकि जो उड़िया का जो पठार है वो सिरोही में पड़ता है आपका, ठीक है। राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार की मैं ऊंचाई की बात कर लूँ उड़िया के पठार की, तो 1360 मीटर है। कितना भी, 1360 मीटर ऊंचा है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो एक नवीनतम पठार के बारे में बताता हूँ मैं आपको, शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। धीराजी का पठार राजस्थान के कौन से जिले में पड़ता है, ये आपको बताना है। तो मैं बता देता हूँ, ये धीराजी का जो पठार है आपका ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। जबकि काकनवाड़ी का जो पठार है आपका अलवर में पड़ता है। काकनवाड़ी का कहाँ पड़ता है, अलवर में पड़ता है। मानदेसरा का जो आपका पठार है वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये पठार से संबंधित जो भी एग्जाम में बनने वाले तथ्य थे मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरावली के निम्न पर्वत शिखरों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं इसमें, अब करते हैं सबसे पहले अपन तारागढ़ सायरा, ये तो हो नहीं सकता, सायरा बड़ा है, तो
अच्छा अच्छा अच्छा, तो सायरा सबसे बड़ा, सायरा के बाद आपका आएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों होगा सर? कि सायरा की जो ऊंचाई है वो 900 मीटर है। ये सायरा जो चोटी पड़ती है आपकी उदयपुर में पड़ती है। तारागढ़ की मैं बात कर ले तो तारागढ़ आपकी अजमेर में पड़ती है, इसकी जो ऊंचाई है 870 है। कितनी है? 870। डोरा पर्वत की मैं बात कर रहा हूँ तो ये जालोर में पड़ती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में, ठीक है। जालोर की जो सबसे ऊंची चोटी की बात करता हूँ तो डोरा पर्वत, इसकी ऊंचाई कितनी? 869। तारागढ़ से बस 1 मीटर ही कम है। इसके अलावा नागपाड़ की बात कर लेते तो ये अजमेर में पड़ता है, इसकी ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 795 है भाई। कितनी है? 795, ठीक है, 795 मीटर है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ गुरु शिखर की ऊंचाई बहुत सब जानते हैं आप, 1722 मीटर है। शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ दिलवाड़ा की 1442 है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कौन सी चोटी की? जरगा की। तो जरगा की जो ऊंचाई है 1431 है। इसके अलावा अचलगढ़ की बात कर लेता हूँ 1380 मीटर है। कुंभलगढ़ की बात कर लेता हूँ 1224 मीटर है। धोनिया की बात कर लेता हूँ 1183 मीटर ऊंची है। कमलनाथ की बात कर लेता हूँ तो कितनी ऊंचाई? 1001 मीटर ऊंची है। ऋषिकेश की बात कर लेता हूँ 1017 मीटर ऊंची है। इसके अलावा मैं कौन सी चोटी की बात कर लेता हूँ? नागपाणी की बात कर लेता हूँ 867 मीटर ऊंची है। गोगुंदा की बात कर लेता हूँ 840 मीटर ऊंची है, ठीक है। इसके अलावा मैं और बात कर लेता हूँ डोरा इसराना भाकर, इसराना भाकर की मैं बात कर लेता हूँ 839 मीटर ऊंची है। कितनी भाई? 839 मीटर ऊंची है। तो ये राजस्थान की जो प्रमुख चोटियाँ थी, सारी चोटियों के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। ये चोटियाँ की ऊंचाई भी आपको याद रखना। वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है वो ऊंचाई का, या तो क्रम पूछा जाता है अवरोही या आरोही। और अभी तो शायद आपको चोटियों की ऊंचाई देकर सम्मिलित करने वाले सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो पदराड़ा अभिलेख किस शासक से संबंधित है आपको बताना। पदराड़ा जो अभिलेख है किस शासक से संबंधित है ये आपको बताना है। तो पदराड़ा अभिलेख के बारे में आपको बता देता हूँ। पदराड़ा अभिलेख का जो संबंध है वो महाराणा कुंभा से। किससे भी? महाराणा कुंभा से। पदराड़ा अभिलेख कब का है? तो ये आपको याद रखना 1433 ईस्वी का। कब का है भाई? 1433 ईस्वी का पदराड़ा अभिलेख, ठीक है। ये पदराड़ा अभिलेख कहाँ का है? तो ये पदराड़ा गांव में मिला था। तो सर ये पदराड़ा गांव कहाँ पड़ता है ये भी बता दीजिए। तो पदराड़ा जो गांव पड़ता है आपके राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। सर इस अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है? तो सबसे पहले तो कुंभा के बारे में इसमें चर्चा की, महाराणा कुंभा के बारे में आपको सारी जो जानकारी है वो इस अभिलेख में आपको मिलती है, इस लेख में मिलती है, ठीक है। और इस पदराड़ा का जो नाम मिलता है इस लेख के अंदर वो क्या मिलता है? पाठेक प्रद मिलता है। क्या मिलता है? पाठेक प्रद मिलता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। एक देखो जो कि आपने सुना नहीं होगा, एक लेख की मैं और बात कर लेता हूँ, कडिया का लेख। ये कडिया का लेख कहाँ पड़ता थी? उदयपुर में पड़ता है। कडिया का लेख कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। इसमें राणा लाखा के गुरु तिलभट्ट का वर्णन आपको मिलता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तथ्य सामने आया ना कि राणा लाखा के गुरु का नाम क्या है? तो राणा लाखा का जो गुरु था उसका नाम तिलभट्ट था। क्या था भाई? तिलभट्ट था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया? निम्न में से कौन सा संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, निष्कलंकी संप्रदाय संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया। संत मावजी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो इन्हें वागड़ के संत के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वागड़ के संत के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ साबला ग्राम डूंगरपुर में हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में, ठीक है। इनके पिता का जो नाम था वो दालम जी था। क्या था भाई? दालम जी। और 1727 की मैं अगर बात कर लूँ तो 1727 ईस्वी में बेणेश्वर नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1727 से रिलेटेड एक और तथ्य जो कि मोस्ट फेमस है, जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1727 में हुई थी, आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा ये संत मावजी जो निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक है। बेणेश्वर धाम की जो स्थापना है संत मावजी ने ही करवाई थी, ठीक है। और मावजी का जो मंदिर है, इनकी जो मुख्य पीठ है ये भी साबला ग्राम डूंगरपुर में आपको मिलेगी। और इन्होंने वागड़ी भाषा में श्रीमद् भागवत की कृष्ण लीलाओं की रचना की है, ठीक है। और इनकी वाणी को चोपड़ा कहा जाता है, ठीक है। इनकी वाणी को क्या कहा जाता है? चोपड़ा। चोपड़ा में स्वयं को कृष्ण का 10वां अवतार माना गया है। किसको? संत मावजी को, ठीक है। और संत मावजी के जो अनुयायी होते हैं वो साध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? साध। देखो वापस से बता देता हूँ, एग्जाम बन जाता है तो साध ये वाला, ठीक है। सा और दे से धनुष, साध जो है ये संत मावजी के अनुयायी कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो देखो लासोड़िया आंदोलन के जो प्रवर्तक है, ठीक है, लासोड़िया आंदोलन का जो प्रवर्तक है वो कौन है? तो संत मावजी है। कौन है भाई? संत मावजी है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और निष्कलंकी संप्रदाय में ईश्वर को जगाने हेतु प्रभात या भजन एवं भगवान के भोग लगाते समय जो आरोगणा भजन गाते हैं, ठीक है। बेणेश्वर धाम में संत मावजी के मंदिर की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? आपको याद रखना, जन कुंवरी ने करी थी। किसने करी थी भाई? जन कुंवरी ने करी थी। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है।
जो कि मैंने आपको शेयर कर लिया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किस चौहान शासक को जयानक द्वारा अपने पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी को चांदी की मुद्राओं से भर देने का श्रेय दिया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अजयराज। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अजयराज बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अब कुछ बात कर लेते हैं अपन विजयराज पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के बारे में, जो कि संस्कृत भाषा में किसने लिखा था? ये जयानक ने लिखा था। जयानक जो कि एक कश्मीरी पंडित है, और इस ग्रंथ के अंदर पृथ्वीराज तृतीय की जानकारी आपको मिलती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, इस पुस्तक की जो रचना है वो संस्कृत के कवि जयानक ने लगभग 12वीं सदी के आसपास की थी। ठीक है, पृथ्वीराज विजय में चौहान राजाओं की जो वंशावली है उसका वर्णन आपको मिलता है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ में अजमेर नगर के सौंदर्य और वैभव का वर्णन किया गया। ठीक है, इस ग्रंथ में पृथ्वीराज की मोहम्मद गोरी से हुई विजय के बाद का जो वर्णन है वो भी आपका लिखा गया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जयानक ने लिखा कि अजमेर में बहुत से देवी देवताओं के मंदिर है, अतः इसे देवी देवताओं के स्थान कहा जाए तो बिल्कुल अनुचित नहीं होगा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यहाँ स्थान स्थान पर हवन होते थे, जिससे कि पर्याप्त वर्षा होती रहती थी। ठीक है, इसके अलावा मैं बता दूं तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है जयनायक के अनुसार पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर्यंत युद्धों का जो वातावरण रहते हुए भी चौहान राज्य को साहित्य और संस्कृति क्षेत्र का पुष्ट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर क्या बताया गया कि लगभग आगामी में 1 शताब्दी के बाद जो चौहान की शाखाएं थी रणथंभौर, जालोर, हाड़ौती, नाडोल और चंद्रावती और आबू में शासन करती रही। ये भी इसका जो वर्णन मिलता है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट तथ्य है कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्णन किया गया वो किसका किया गया? तो पृथ्वीराज चौहान थर्ड का किया गया, जिसे दल पुंगल भी कहा जाता है और विश्व विजेता के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जिन्होंने प्रथम युद्ध तराइन का जो हुआ था वो 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड की विजय हुई थी। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड की पराजय हुई थी। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अफीम पर शाही आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अफीम पर शाही आयोग का जो गठन किया गया था 1893 में किया गया था। कब किया गया था भाई? 1893 में किया गया था। देखो ये बनाया कब गया था, इसका महीना मैं आपको बताता हूँ, तो जून 1893 में बनाया गया, जबकि इसकी पुष्टि जो की गई थी ना मई 1895 में इसकी पुष्टि की गई थी इस आयोग की। ठीक है, इसके अलावा इस आयोग को क्यों लाया गया कि भारत में जो अफीम के व्यापार है उसकी जांच करने के लिए ये शाही आयोग आया था। ठीक है, किसके समय आया था? तो इसका जो प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन के सरकार में ये आयोग स्थापित किया गया था, इनके काल के अंदर ये आया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, ये रहा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनघनत्व वाले जिलों को पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर। ठीक है, अब अपन राजस्थान की जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं। राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व 200 है। कितना है भाई? 200 है। पहले क्लास में मैंने शायद आपको 382 बता दिया, गलती से राजस्थान की जगह मैंने भारत का बता दिया था, तो उस गलती को आप सुधार कर लेना। ठीक है, राजस्थान का जो है वो 2001 की जनसंख्या में था, जनगणना में था 165, जो 2011 में बढ़कर 200 हो गया। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला वो जयपुर है। कितना है? 595 है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला बता दो जैसलमेर है। कितना है? केवल 17। ये आपको याद रखना। इसके अलावा देखो मैं आपको 5 जिलों की सरणी बता देता हूँ। ठीक है, 5 जिले बता देते हैं। एक आपका जयपुर हो गया, दूसरा आपका भरतपुर हो गया, तीसरा आपका दौसा हो गया, चौथा आपका अलवर हो गया, 5वां आपका धौलपुर हो गया। ठीक है, जयपुर का जो है 595 मैंने अभी बताया था आपका जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि भरतपुर का जो है 503 है। अब ये तथ्य भी आपको याद रखना है कि राजस्थान के 2 ही जिले ऐसे हैं जिनका जनघनत्व 500 से ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा दौसा की मैं बात कर लूँ तो 476 है, अलवर की बात कर लूँ 438 है, और धौलपुर की बात कर लूँ तो 398 है। इसके अलावा न्यूनतम जनघनत्व की अपन बात कर ले 5 जिलों की। सबसे कम जैसलमेर का आपका 17, बीकानेर का आपका 78, कितना हो जाएगा? बीकानेर का 78 हो जाएगा। बाड़मेर का आपका 92 हो जाएगा, जबकि चूरू की बात करूँ तो 147 हो जाएगा, और जोधपुर की बात करूँ तो 161 हो जाएगा। ये 5 जो कि न्यूनतम जनसंख्या जनघनत्व वाले जिले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? तो देखते हैं, चंबल बेसिन भी है, बनास बेसिन भी है, माही बेसिन भी, लेकिन जवाई बेसिन का
पूर्वी मैदान से कोई लेना देना नहीं है। तो पूर्वी मैदान के बारे में कुछ आया तो पूर्वी मैदान के बारे में अपन जान लेते हैं। राजस्थान का जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है अरावली के पूर्व में फैला हुआ। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं मैं आपको बता दूं, एक भरतपुर, एक अलवर, धौलपुर, करौली, स्वयं माधोपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा जिलों में मैदानी भाग में शामिल किए जाते हैं। ठीक है, दक्षिण में मध्य माही का क्षेत्र भी इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि मध्य माही का क्षेत्र भी इसमें शामिल है। ये प्रदेश नदी बेसिन प्रदेश कहलाता है। नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी से इस प्रदेश का निर्माण हुआ। मैदान प्रदेश के संपूर्ण राज्य का 23.3 है। कितना है? 23.3% भूभाग में फैला हुआ है। पश्चिमी सीमा अरावली के पूर्वी किनारों द्वारा उदयपुर के उत्तर तक, इसके आगे उत्तर में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होते हैं। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा विद्यन के पठार द्वारा बनाई जाती है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह औसत वार्षिक जो होती है पूर्वी मैदान में 60 से 100 सेंटीमीटर। और राज्य में कितनी, लगभग पूर्वी मैदान में जो जनसंख्या निवास करती है वो 39% है। और इसके 4 उप प्रदेशों में से बांटा जा सकता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। पहला बनास बेसिन, दूसरा मध्य बाई बेसिन, चंबल बेसिन और बाणगंगा बेसिन, 4 भागों में से बांटा गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बहुत शानदार सवाल है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के निम्न में से किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात पाया जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 झुंझुनू। सबसे कम जो लिंगानुपात है झुंझुनू में। ठीक है, देखो मैं सबसे कम जिले जो 5 जिलों की बात कर लेता हूँ। सबसे कम जो झुंझुनू में पाया जाता है 837, सीकर में पाया जाता 848, करौली में पाया जाता 852, गंगानगर में पाया जाता 854, धौलपुर में पाया जाता 857। कितना? 857। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, देखो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 0 से 6 5 जिलों की बात कर लेता हूँ। बांसवाड़ा का कितना था यार, मैं भूल गया 934। बांसवाड़ा का 934, प्रतापगढ़ का एक कम 933 हो जाएगा, भीलवाड़ा का 928 हो जाएगा आपका। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक बता रहा हूँ मैं आपको। उदयपुर का आपका 924 हो जाएगा, डूंगरपुर का 922 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल बहुत ही शानदार सवाल है। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने ये शब्द कहे थे? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। किसने कहे थे? चंद्रवीर सिंह ने कहे थे। ये आपको याद रखना। ठीक है, तो अब देखो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था मैंने आपको बता दिया था। कितने समय लगा था राजस्थान में? 8 7 14। बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको। 8 7 14, 8 7 14, 8 7 14। ठीक है, कुल कितने दिन लगे थे? तो 3144। कितने दिन लगे थे? 3144। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण का गठन कब किया गया था? प्रथम चरण का जो गठन किया गया था 18 मार्च 1948 को किया गया था। कब किया गया था? 18 मार्च 1948 को। देखो मैं बता दूं आपको, 1948, ठीक है, 1949, 1950 और 1956। 1948 में 3 चरणों का हुआ था, बिल्कुल। और 1949 की बात कर लूँ तो आपके 2 चरण हो जाएंगे। 1950 में 1 चरण था और 1956 में 1 चरण। तो टोटल कितने? 7 चरणों में होता। ठीक है, इसके अलावा एकीकरण से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उनकी अपन बात कर लेते हैं। देखो, मेवाड़ महाराणा उदयपुर ने राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25 से 26 जून 1946 को उदयपुर में राजपुताना, गुजरात, मालवा के नरेश का सम्मेलन बुलाया था। लेकिन उनका ये जो प्रयास है राजस्थान यूनियन का गठन करने का प्रयास असफल रहा, एग्जाम में बना हुआ। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो ये और असफल प्रयास किसने किए? जयपुर के जो महाराजा मान सिंह ने कोटा के भीम सिंह जो कि हाड़ौती प्रदेश बनाना चाहते थे, डूंगरपुर के महारावल जो कि वागड़ संघ बनाना चाहते थे, इनका ये प्रयास भी असफल रहा। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भारतीय संविधान परिषद में मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे, एक तो सर टी.वी. राघवाचार्य, एक माणिक्यलाल वर्मा। जोधपुर से सी.एम. वेंकटाचार्य थे और जयनारायण व्यास थे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपसे तो 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाना को केंद्रीय सरकार के आदेश पर जयपुर रियासत में शामिल कर लिया गया था। ठीक है भाई, राजस्थान में एकीकरण के समय 3 ठिकाने थे ना, एक तो लावा, एक निमराना, एक कुशलगढ़। कुशलगढ़ का जो विलय हो गया था दूसरे चरण में हो गया था। ठीक है, निमराना का तो पहले ही चरण में हो गया था, लेकिन लावा का किसी भी चरण में नहीं हुआ था। ये तो 19 जुलाई 1948 को ऑटोमेटिक पहले जयपुर में शामिल कर लिया गया। फिर जयपुर का जो कौन से चरण में हुआ था विलय एकीकरण में? तो चौथे चरण में हुआ था। ठीक है, जो 4 बड़ी बड़ी रियासत मिली थी JJB, जो चौथे चरण के अंदर ये लावा जयपुर में शामिल कर लिया गया और जयपुर के साथ ही लावा का विलय भी हो गया। ठीक है, इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर लूँ तो धौलपुर के शासक महाराणा उदयबान सिंह धौलपुर रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए
सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक थे ये, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रियासतों में सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे नवीन रियासत की बात कर लूँ तो झालावाड़ थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी, सबसे छोटी रियासत आपकी शाहपुरा थी। और एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी आपकी, कौन सी थी भी, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी। एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली रियासत अलवर थी। अंतिम रियासत जो थी आपकी सिरोही और अजमेर और मेरवाड़ा क्षेत्र था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ जोधपुर के जो शासक थे ना हनुवंत सिंह, उन्होंने क्या करा था, वे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना व नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां के साथ मिलकर अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे, साथ ही पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन ये प्रयास भी उनका असफल रहा। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता दर पाई जाती है? तो देखो, सर्वाधिक साक्षरता दर इन जिलों में बात करें तो जालोर, करौली, गंगानगर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अलवर में सर्वाधिक साक्षरता दर है। तो सर अलवर की साक्षरता दर भी बता दीजिए आपकी। अलवर की जो साक्षरता दर है वो 70.72% है इन जिलों में। तो और बाकी में अगर मैं बात कर लूँ सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की, तो सबसे ज़्यादा जो साक्षरता है वो कोटा की है। उसके अलावा पहले राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान की कुल साक्षरता दर है वो 66.1% है, ठीक है, ये आपको याद रखना। शहरी कितनी है? तो शहरी साक्षरता दर 79.7 है, जबकि ग्रामीण साक्षरता दर की मैं बात कर लूँ तो 61.4% है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कौन सी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो कौन सा है, तो वो कोटा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा? आपका कोटा हो जाएगा। कितनी है कोटा की साक्षरता? 76.6। कितनी है अभी? 76.6। जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले जिले की बात कर लो तो जालोर है। कौन सा आपका? जालोर। कितनी साक्षरता दर है? 54.9। कितनी है? 54.9 है, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं चार जिले बता देता हूँ आपको सर्वाधिक साक्षरता वाले। सबसे पहला आपका कोटा मैंने बताया, कितनी? 76.6। उसके बाद आपका जयपुर आएगा 75.5। उसके बाद आपका झुंझुनू आएगा 74.1। उसके बाद आपका आ गया सीकर 71.9। और न्यूनतम साक्षरता वाले की बात कर लो, सबसे पहले जालोर आ जाएगा कितना? 54.9। फिर आपका सिरोही आ जाएगा 55.3। फिर आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा 56.0। फिर आपका बांसवाड़ा आ जाएगा 56.3। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सम्मिलित करना है, ठीक है। एक तरफ आपको जिले दी हुई है, एक तरफ आपको जिले दिए हुए। तो देखो मोती झील जो आपकी पड़ती है भरतपुर में हो जाएगी, ठीक है। बूझ झील जो पड़ती है आपकी जैसलमेर में हो जाएगी। तलवाड़ा झील आपकी हनुमानगढ़ में हो जाएगी। और आनंद सागर झील, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये आपने पहली बार सुना होगा। आनंद सागर झील कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में। वापस से बता रहा हूँ, आनंद सागर झील कहाँ पड़ती है? बांसवाड़ा में पड़ती है आपकी, ठीक है। इसके अलावा एक मानसरोवर झील आपकी कहाँ पड़ती है? तो झालावाड़ में पड़ती है। ये भी एक बार सवाल पूछा था, ठीक है। मान सागर तो जयपुर में, लेकिन मानसरोवर जो झील है आपकी वो झालावाड़ में, ये आपको याद रखना है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा देखो मैं एक आपको कार्यक्रम बता रहा हूँ, एनएलसीपी, ठीक है। राष्ट्रीय झील संरक्षण के अंदर राजस्थान की 6 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल है? 6 जिले। ये एग्जाम में पूछा गया था, आरएस एग्जाम में भी आया था और एसआई वाले में भी आया था। अब नेक्स्ट जो एग्जाम है उनमें भी पूरी संभावना है कि सवाल बनेगा। तो कौन से 6 जिले उनके नाम बता दिए। अजमेर की 2 जिले, एक तो पुष्कर हो गई आपकी, एक आना सागर हो गई। 2 जिले अजमेर की होगी, 2 जिले आपकी उदयपुर की। कौन कौन सी? एक तो आपकी फतेह सागर और एक आपकी पिछोला झील, ये होगी 2। और इसके अलावा एक आपकी सिरोही की नक्की झील हो जाएगी, एक जयपुर की आपकी मानसागर झील हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य भी आपको याद रखना है। राजस्थान की सबसे ऊंची झील की बात कर लूँ तो नक्की झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील की बात कर लूँ तो तलवाड़ा झील है। कौन सी झील है? तलवाड़ा झील, हनुमानगढ़ में, जैसा कि आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और झीलों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता था? आप सभी को पता है, व्हाइट सिटी को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। व्हाइट सिटी किसे कहते थे? उदयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? उदयपुर को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत शानदार सवाल है। रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रंग महल की थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं अपन। सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में रंग महल, बड़ोपल, मुंडा, डोबरी स्थलों के आसपास कई थेड़ मौजूद है जिनकी खुदाई की गई है। तो रंग महल का सबसे ऊंचा टीला है, रंग महल इनमें से सबसे ऊंचा टीला है। इसकी जो खुदाई की गई थी 1952 से 54 के मध्य स्वीडिश दल द्वारा, जो कि रंगमहल के टीलों की खुदाई की गई है। इस खुदाई से ये ज्ञात होता है कि प्रस्तर युग से लेकर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक ये क्षेत्र पूर्णतः समृद्ध यानी रिच यानी अमीर था। यही कारण है कि यह प्रस्तर युगीन और धातु युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। रंग महल के टीलों पर पक्की ईंटें वे रोड़े वे मोटी परत और लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग के मांडने युक्त हड़प्पा कालीन सभ्यता के बर्तनों के टुकड़े
प्राप्त हुए हैं। या तांबे के 2 कुषाणकालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन खिलौने भी मिले। तांबे के 105 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। कितने? 105 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और ये रंग महल जो सभ्यता मिली है कौन सी नदी के किनारे? तो ये घग्गर नदी के किनारे आपको प्राप्त हुई है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। बड़ा शानदार सवाल है। इन सवाल को अपन अच्छे से पढ़ते हैं। क्या है इस सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान के किस जिले में मुख्यतः सागवान वन पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो राजस्थान में जो सागवान के जो वन पाए जाते हैं वो कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो ये बिल्कुल आपके बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जो आपको याद है या नहीं मेरे को पता नहीं, कि शुष्क सागवान जो वन पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? बा को डू बा ऊ, ये याद रखना। बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बारा, उदयपुर, यहाँ पर आपके शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं। अब वन आए तो वनों के बारे में अपन बात ही कर लेते हैं। भारत की पहली जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी वो 1894 में आई थी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो भारत की पहली वन नीति स्वतंत्रता के बाद जो बनाई गई थी 1952 में बनाई गई थी, जबकि इस वन नीति को 1988 में संशोधित किया गया था। इस नीति के अनुसार राज्य के 33% भूभाग पर वन होना जरूरी कर दिया है, यानी अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान वन अधिनियम कब पारित किया गया, ये सवाल पूछा हुआ है। 1953 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1953 में पारित किया गया था। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट तथ्यों की बात कर लूँ तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत ने, फिर 1935 में अलवर रियासत ने वन संरक्षण नीति बनाई थी। इसके अलावा राजस्थान राज्य ने 1949-50 में वन विभाग की स्थापना करी, जिसका मुख्यालय आपका जयपुर रखा गया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2010 को अपनी पहले राज्य वन नीति की घोषणा की थी, और राजस्थान वन पर्यावरण नीति की घोषणा करने वाला राजस्थान पहला राज्य भी बन गया है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट जो दिवस आते हैं ना वन से संबंधित, उन सारे दिवसों की बात करता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस कब आता? 5 जून। विश्व वानिकी दिवस कब आता? 21 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब आता? तो 22 मई को आता है। विश्व ओजोन दिवस कब आता? 16 सितंबर को आता। विश्व पृथ्वी दिवस कब आता? 22 अप्रैल को आता। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो पहले जुलाई के पहले सप्ताह में 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता। खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता? 12 सितंबर को मनाया जाता। और वन और पर्यावरण संबंधी जो कि वन्य जीव प्राणी सप्ताह जो है वो 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राज्य के जो घनत्व के आधार पर वनों की स्थिति है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक तो अति सघन वन होते हैं, एक मध्यम सघन वन होते हैं, खुले वन होते हैं, ठीक है। तो अति सघन वन जो राजस्थान के अंदर फैले हुए वो 78.15 किलोमीटर और प्रतिशत की बात कर ले तो 0.02% है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ मध्यम सघन वन जो फैले हुए वो 4368.65 किलोमीटर में फैला हुआ है। वन की प्रतिशत की बात कर लूँ तो 1.28% पे फैला है। खुले वन की मैं बात कर लूँ तो 12,208 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रतिशत की मैं बात कर लूँ 3.57% पे फैला हुआ है, ठीक है। ऐसा कुल आवरण कितना हो जाएगा राजस्थान का? तो कुल आवरण मैं बता देता हूँ पॉइंट में पूरा 16,654.96 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, और प्रतिशत में जो हो जाएगा टोटल आंकड़ा 4.87 हो जाएगा, ठीक है। 4.86 से बढ़कर 87 हो जाएगा। और कुल झाड़ी वन की बात कर लूँ तो 1.41% है, जबकि कितने वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ? तो 4,808.51 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ सर्वाधिक वन की। राजस्थान में सर्वाधिक वन की मैंने आपको ट्रिक बताई थी प्रतिशत के हिसाब से, तो मैंने बताया था आपको यूपीएससी। क्या बताया था मैंने आपको? यूपीएससी, ठीक है। ये प्रतिशत के मामले में आपका यूपीएससी बताया था मैंने, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। यूपीएससी उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, जबकि मैंने बताया था आपको एरिया के हिसाब से यूएपीबी उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और बारा। उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ और बारा। उदयपुर में कितना वन पाया जाता है? तो 2,753.39 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा प्रतिशत की बात बता दूं 23.49% पाया जाता है, ठीक है। 23.49 प्रतिशत में भी सर्वाधिक उदयपुर में, क्षेत्रफल में भी सर्वाधिक उदयपुर में। जबकि न्यूनतम वन क्षेत्र की मैं बात कर लूँ, न्यूनतम वन क्षेत्र जो पाया जाता है आपका जोधपुर में। सबसे प्रतिशत वाली बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जोचू जेबी ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी मैंने आपको? जोचू जेबी, जोचू जेबी, जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, ये प्रतिशत के मामले में न्यूनतम वन क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं किसमें
कि भाई क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे कम जो पाया जाता है वो चूहा जोगा, चूहा जोगा, चूहा जोगा, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर, चूहा जोगा। ये ट्रिक आपको याद रखनी, चूहा जोगा। चू से आपका चूरू, हा से आपका हनुमानगढ़, जो से आपका जोधपुर, गे से आपका गंगानगर हो जाएगा। ठीक है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट तथ्य और बताता हूँ। जो नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन वृद्धि जो हुई थी ना, वो कहाँ हुई थी? तो एक तो अजमेर में हुई आपकी 26 किलोमीटर, एक आपकी पाली में हुई 26 किलोमीटर, एक आपकी बीकानेर में। तो अजमेर, पाली, बीकानेर में वन वृद्धि हुई है, 3 जिले। जबकि सर्वाधिक कमी की मैं बात कर लूँ तो आरपीएससी द्वारा सवाल भी पूछा गया था अभी कि सर्वाधिक वनों का विनाश का हुआ नवीनतम वन रिपोर्ट के अनुसार। तो सर्वाधिक वनों का जो विनाश हुआ जालोर में। सर्वाधिक 3 कमी वाले जिले बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा कमी जालोर में 32 किलोमीटर, सॉरी, करौली में 26 किलोमीटर और सिरोही में 13 किलोमीटर। ठीक है, सर्वाधिक वन वृद्धि वाले 3 जिले अजमेर, पाली, बीकानेर, कमी वाले 3 जिले जालोर, करौली और सिरोही हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा मैं बता देता हूँ सर्वाधिक झाड़ी वाले क्षेत्र भी बता दें। सबसे ज़्यादा झाड़ी क्षेत्र पाली में, उसके बाद करौली, फिर जयपुर में। जबकि न्यूनतम झाड़ी की बात कर ले तो हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू है। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं बता देता हूँ राजस्थान में बांस के वन के बारे में बता देता हूँ। तो राजस्थान में जो बांस के वन पाए जाते हैं वो कुल 1555 वर्ग किलोमीटर में बांस क्षेत्र पाया जाता है, जो कि देश का कुल 1.04% है। ये आपको याद रखना है। और राज्य में बांस कलमों की संख्या की बात कर लो तो 382 मिलियन है। कितना है भाई? 382 मिलियन है। 382 से आपको याद रखना कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व तो वो भी प्रति किलोमीटर कितना है? 382 है। ठीक है, इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट और तथ्य आपको बता देता हूँ कि कार्बन स्टॉक की बात कर लो तो कुल कार्बन स्टॉक कितना है? देश का 110.77 मिलियन है, जो देश का कुल 1.54% है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्यों की अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान में शिकार एक्ट घोषित करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो टोंक रियासत थी भाई। कौन सी रियासत थी? टोंक रियासत थी। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। सारे मैंने आपको तथ्य बता दिए हैं। राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा लूणी नदी के किनारे स्थित है। मैं तिलवाड़ा सभ्यता की बात कर लेता हूँ तो ये लूणी नदी के किनारे स्थित है। इसका जो उत्खनन कराया था वो वीएन मिश्र ने करवाया था। किसने करवाया था? वीएन मिश्र ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ यहाँ से क्या क्या मिला था। तो देखो, तिलवाड़ा से चाक से बने स्लेटी और लाल रंग के मृदबांड, सिलबट्टा, जली हुई हड्डियाँ, बर्तन और सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यह अग्निकुंड भी मिला जिसमें मानव अस्थि, भस्म और मृत पशुओं की अस्थि का अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या? मारवाड़ की पन्नादाई के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की दाई आया होने का दायित्व निभाया है। तो ऊपर मैंने पूरी बात कर ली गोरादाई का, पूरा आप देख चुके हो। किसे कहा जाता है भाई? गोरादाई को। ठीक है, पूरा बताया मैंने। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ अस्तित्व में आया था। मत्स्य संघ के राज प्रमुख के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? तो जो हुबे भान सिंह धौलपुर के जो राजा थे उसे राज प्रमुख बनाया गया। जबकि प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। अलवर का उस समय शासक कौन था? तेज सिंह था। ठीक है, कौन सा भाई? तेज सिंह। ठीक है, और जबकि उप प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो गोपीलाल यादव को बनाया गया था। ये भरतपुर के थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए, सही उत्तर को नीचे दिए गए कूट से भरिए। एक तरफ जिलों के नाम है, एक तरफ आपका 10 के जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, बाड़मेर के जो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी वो 32.5 थी, बिल्कुल राइट है। जैसलमेर की 31.8 बिल्कुल सही। बांसवाड़ा की 26.5 बिल्कुल सही। जोधपुर की 27.7 बिल्कुल सही है। ये आंकड़े आपको याद करने, देखो सीधे सीधे मैंने कहा ना आंकड़े पूछते हैं। आजकल आरपीएससी का जो लेवल है क्वेश्चन पूछने का बढ़ गया है, सीधे ही आंकड़े पूछ लिए जाते हैं। 32.5 बाड़मेर का, 31.8 जैसलमेर। 32.5 बाड़मेर, 31.8 जैसलमेर। बांसवाड़ा 26.5, बांसवाड़ा 26.5 और जोधपुर का 27.7। ये क्लियर हो गया आपका। अब मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले। गंगानगर की मैं बात कर लूँ तो 10% है। ठीक है, झुंझुनू की बात कर लूँ तो 11.7% है। पाली की मैं बात कर लूँ तो 11.9% है। इसके अलावा बूंदी की मैं बात कर लूँ तो 15.4% है। ये भी आपको याद रखना। गंगानगर 10%, झुंझुनू 11.7%, पाली 11.9% और बूंदी आपकी 15.4% है। ये भी आपको याद रखना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है। तो मोठड़े की जो पगड़ी पहनी जाती है वो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। आपको याद रखना है। ठीक है, देखो जब राजपुताना के अंदर जब युद्ध के लिए जाते थे तो केसरिया पगड़ी पहनते थे। ठीक है, और राजस्थान में जो पगड़ी को पाग, पेंचा, पागा, साफा भी कहा जाता है। ठीक है, लाल रंग की जो लहरियों की पगड़ी होती थी उसे राजशाही पगड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? राजशाही।
पंचरंगी जो पगड़ी पहनी जाती है तो शुभ अवसर पर पहनी जाती थी। कब पहनी जाती थी? शुभ अवसर पर। विवाह के अवसर पर मोथड़े की पगड़ी होगी। दशहरे के अवसर पर जो पगड़ी पहनी जाती थी तो मदील पगड़ी पहनी जाती थी। कौन सी? मदील। और होली पर जो पगड़ी पहनी जाती थी तो फूल पत्ती वाली पगड़ी पहनी जाती थी। और राजस्थान की जो प्रसिद्ध पगड़ी कौन सी है? तो मेवाड़ी पगड़ी प्रसिद्ध है। और मेवाड़ के जो महाराणा पहनते थे वो छापदार पगड़ी पहनते थे। कौन सी? छापदार। मारवाड़ में पगड़ी को साफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साफा। जबकि मेवाड़ में पगड़ी ही कहा जाता है। बंदेज के लिए प्रसिद्ध जोधपुर का साफा। बंदेज के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर का साफा। और भीलों में साफे को पोतिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोतिया। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य थे, ये मैंने आपसे शेयर कर लिए है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हरि पिंगल प्रबंध नामक जीवन चरित्र विषय और छंद शास्त्र पर आधारित काव्य के लेखक कौन है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जोगीदास कुवारिया। कौन है भाई? जोगीदास कुवारिया। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? लील सूखड़ी भी नहीं है, लीलड़ी भी नहीं है, जवाई भी नहीं है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो सर कौन सी नदी है पाली की जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है? तो बांडी नदी है, जो कि ऑप्शन में आपको दिया नहीं था। ठीक है, ये देश की 150 नदियों में शामिल है, सर्वाधिक प्रदूषित होने वाली 150 नदियों में। ठीक है, और राजस्थान की मैं बात कर लूँ ना, तो राजस्थान की अगर मैं बात कर लेता हूँ, राजस्थान की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी लूनी नदी है, और उसके बाद दूसरी सबसे प्रदूषित नदी है जो कि बांडी नदी आपकी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना। पहला कथन है मिश्रित पतझड़ वन 250 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। अब देखो ये गलत हो गया। कॉमन सेंस है कि राजस्थान में 250 से 300 तो बरसात ही नहीं होती, सबसे ज़्यादा माउंट आबू में होती है, वो भी 150 cm होती है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। देखो कॉमन सेंस अगर आप लगाते तो आपको उत्तर का पता चल जाता था, ये गलत। मिश्रित पतझड़ वन के अंदर 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, उस वाले क्षेत्र में ये उगते हैं। इसके अलावा अगले कथन की मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में वन क्षेत्र का 27% भाग मिश्रित पतझड़ वनों के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। मिश्रित पतझड़ वनों में वृक्ष वर्षा ऋतु में एक बार अपने पत्ते गिरा देते, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, धोक, साल, बांस, खेर आदि पेड़ मिश्रित पतझड़ वनों में पाए जाते थे, ये भी आपका बिल्कुल सही था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए को छोड़ के BCD बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं गाइस। ख्याल के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मनरंग। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इसमें राजस्थान जीके के 30 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, 30 मैंने आपको बता दिए। इसी तरह की क्लास लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सिलेक्शन को मजबूत करना है, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने हैं, सिलेक्शन लेना ही है तो हमारे चैनल से जुड़िए। आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ कि राजस्थान कोई से भी एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, पूरे में से पूरे मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये सारी जो मेहनत करता हूँ बस आपके लिए ही है। तो ये आप मुझे मोटिवेशन देते रहे। मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? मुझे आप सब्सक्राइब करके मोटिवेशन दे सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा, ज़बरदस्ती नहीं है आपसे कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा और वाकई में लगा कि सर ने मेहनत की है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो।